हाय गाइस, इट्स योर बॉय कीरा एंड आफ्टर 3 years आई एम फाइनली बैक। और सॉरी मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, पर आज हम बात करने वाले हैं आपकी मोस्ट डिमांडेड वीडियो स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन एलिजेशन पार्ट 2 के बारे में। और हाँ, ये वीडियो लाने में मुझे ज़्यादा ही देर हो गई, पर अब हम फाइनली ये वीडियो बना रहे हैं। सो विदाउट एनी मोर वेटिंग, लेट्स बिगिन। स्टोरी चालू होती है स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन एलिजेशन के बाद से, जहाँ किरीतो अब कोमा में जा चुका है और अब एलिस अपने शहर से दूर एक घर में उसके साथ रहती है और उसका ध्यान रखती है, जहाँ पर एलिस की छोटी बहन भी उससे मिलने आती रहती है। और शहर के लोग एलिस को पसंद नहीं करते, एज वो अभी भी उसे प्रिजनर ऑफ डार्क टेरिटरी समझते हैं। अब हमें पता चलता है कि क्विनेला के मरने के बाद, क्योंकि अब कोई सुप्रीम पावर नहीं बची है, इसलिए डार्क टेरिटरी के लोग ह्यूमन टेरिटरी पर अब अटैक करने वाले हैं, क्योंकि डार्क टेरिटरी में इतने रिसोर्सेज नहीं है जितने ह्यूमन टेरिटरी में है। और ह्यूमन टेरिटरी और डार्क टेरिटरी के बीच में एक बहुत बड़ी वॉर होने वाली है। और ये वॉर लड़ने के लिए एक बंदा जिसका नाम एल्ड्रीन वुल्सबर्ग है, वो एलिस को उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहता है, जिसे एलिस पहले तो मना कर देती है, लेकिन जब उसके शहर पर गॉब्लिन्स का अटैक होता है तब वो उसे हाँ कर देती है। दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में हम ये देख पाते हैं कि रेड के टर्टल ओशियन पर किसी यूएसए की प्राइवेट असैसिन ऑर्गेनाइजेशन ने अटैक कर दिया है, जिसका लीडर गैब्रियल मिलर नाम का एक बंदा है, जो कि एलिस की फ्लक लाइट को निकालना चाहते हैं। एज यूएसए समझती है कि एलिस की फ्लक लाइट के सारे जापान को वेपन बना लेगा, जिससे जापान उनसे आगे निकल जाएगा। और ये फ्लक लाइट क्योंकि फिजिकली निकालना बहुत मुश्किल है, इसलिए गैब्रियल के लोग पहले तो कंट्रोल सेंटर पर अटैक करते हैं, जिससे वो कंट्रोल सेंटर को हथिया लेते हैं। और उसके बाद प्रोजेक्ट एलिस, जो कि सिमुलेटर है जिसमें किरीतो और बाकी सब है, उसमें गैब्रियल मिलर अपने दोस्त के साथ एक हाई लेवल प्रोफाइल के सहारे, जो कि एक डार्क टेरिटरी की प्रोफाइल है, जिसके इस्तेमाल से प्रोजेक्ट एलिस के डेवलपर उस सिमुलेटर में घुसते थे, उसके सहारे उस सिमुलेटर में खुद अपने दोस्त के साथ घुस जाता है ताकि वो एलिस को उसके अंदर से निकाल सके। दूसरी तरफ हमें आसुना और बाकी सब के बारे में पता चलता है, जो कि एक दूसरी कंट्रोल सेंटर में है, जहाँ से वो भी सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं बट विथ लेस रिसोर्सेज। तो आसुना भी एलिस की फ्लक लाइट को निकालने के लिए और किरीतो को बचाने के लिए एक गॉडेस प्रोफाइल से उस सिमुलेटर के अंदर जाती है। अब गैब्रियल मिलर एके वेक्टर वहाँ जाकर वॉर चालू कर देता है और वहाँ के सभी चीफ, जैसे चीफ ऑफ गॉब्लिन्स, ओगर्स, ऑर्क्स, उससे सहमत हो जाते हैं, और जो लोग उससे सहमत नहीं होते उन्हें वो मार देता है। अब एलिस वहाँ जाकर बर्क्यूली सिंथेसिस 1 से मिलती है, जो कि अब वहाँ का कमांडर है, और वो वहाँ वॉर नहीं चाहता। अब वॉर चालू हो जाती है, जहाँ पहले दिन ह्यूमंस की जीत होने पर चीफ ऑफ ओगर्स, जिसने अपने ट्राइब के काफ़ी लोगों को इस वॉर में गवा दिया, वो आकर एलिस को कहता है अगर वो अपने आप को वेक्टर को सौंप दे तो ये वॉर रुक सकती है, पर एलिस ऐसा करने से मना कर देती है। अब एलिस बर्क्यूल और बाकी सबके साथ ये प्लान बनाती है कि वो डार्क टेरिटरी के अंत तक जाएंगी, और क्योंकि वेक्टर उसी के लिए आया है, इसलिए वेक्टर उसका पीछा करते हुए अपनी सेना से अलग हो जाएगा और वो उसे अकेला मार देगी। और साथ ही एलिस इसलिए भी डार्क टेरिटरी के अंत तक जाना चाहती है क्योंकि वहाँ पर एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिससे वो बाहर की दुनिया से कम्युनिकेट कर सकती है, जो उसने किरीतो के मुंह से सुना था। इस सफर में एलिस और बर्क्यूल कई लोगों को मारते हैं और कई लोगों से लड़ते हैं। अब वहाँ आसुना किरीतो से मिलती है और बाकी सबको रियल वर्ल्ड के बारे में और वहाँ के लोगों के बारे में बताती है, और वो ये भी बताती है कि वेक्टर और कोई नहीं बल्कि उनके रियल वर्ल्ड से उनके दुश्मन है। हमें पता लगता है कि वर्चुअल वर्ल्ड में सभी लोगों के आंखों पर एक सील लगी हुई है, जिससे वो एक सिमुलेशन में जी रहे हैं, ये उन्हें पता नहीं लगता, और अगर वो इसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो उनकी सील ओवर एस्टिमेट होती है, जिससे उनकी आंखों में बहुत तेज दर्द होता है। पर एलिस ने वो सील तोड़ दी है। अब असल दुनिया में वेक्टर के लोग प्रोजेक्ट एलिस का सिमुलेशन पब्लिक कर देते हैं, जिससे पूरी दुनिया में अलग अलग लोग उसे ज्वाइन करते हैं और डार्क टेरिटरी की आर्मी और बढ़ने लगती है। इसलिए किरीतो के SAO-1 के दोस्त बाकी सारे SAO-1 के लोगों की मदद मांगते हैं ताकि वो किरीतो को बचा सके और वहाँ के ह्यूमन टेरिटरी की भी मदद कर सके। अब क्योंकि रियल वर्ल्ड से इतने लोग आ जाते हैं कि डार्क टेरिटरी की कई ट्राइब्स खत्म होने लगती है, इसलिए डार्क टेरिटरी की ट्राइब्स अपनी ट्राइब्स को बचाने के लिए ह्यूमन टेरिटरी की मदद करती है ताकि वो इस रियल वर्ल्ड से आए सभी लोगों को मार सके। अब वेक्टर एलिस को ले जाता है और एलिस को बचाने के लिए किरीतो के SAO-1 के दोस्त भी वहाँ उसकी मदद करते हैं। अब एलिस को ढूंढते हुए बर्क्यूल वेक्टर से लड़ता है, जहाँ
वर्क्यूल वेक्टर को मार के खुद मर जाता है, पर वेक्टर अपने दूसरे अकाउंट से उस सिमुलेशन में वापस चला जाता है। अब दूसरी तरफ रैत के लोग किरीतो को वापस लाने की कोशिश करते हैं और किरीतो को वापस लाने के लिए वो उसके सभी दोस्तों में से किरीतो की मेमोरीज को इकट्ठा कर उसकी फ्लड लाइट में डाल देते हैं। अब क्योंकि काफ़ी सारे प्लेयर इस सिमुलेशन को ज्वाइन करते हैं तो उन्हें समझ आने लगता है कि ये कोई गेम नहीं बल्कि कुछ और है और वो कुछ तो गलत कर रहे हैं, मतलब जिससे वो लड़ना चाहते हैं वो उनसे नहीं लड़ना चाहते और उन्हें लगता है कि बिना वजह की वॉर है। अब दूसरी तरफ हीगा टकेरू जो कि एक डेवलपर है इन रैत, किरीतो को ठीक करने में सक्षम हो जाता है। एज अ रिजल्ट किरीतो वापस से जिंदा हो जाता है। अब किरीतो वहाँ सभी प्लेयर्स जो भी उसमें लॉग इन हुए थे उन सबको सिस्टम में जाके लॉग आउट करवा देता है। अब किरीतो और आसुना एलिस को बचाने जाते हैं कि उन्हें रैत से पता चलता है कि क्योंकि इतने लोग ग्लोबली इस वर्चुअल वर्ल्ड से ज्वाइन हो गए थे इसलिए इसका सर्वर 14 मिनट में रीस्टार्ट होगा और जब तक वो रीस्टार्ट होगा तब तक वहाँ 200 साल बीत चुके होंगे। क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड में टाइम जल्दी बीतता है एज़ कम्पेयर टू द रियल वर्ल्ड और वो उन्हें इन 14 मिनट के बीच में उठा भी नहीं सकते और सर्वर के बिना वो उन्हें उठा भी नहीं पाएंगे। और क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की लाइफ स्पेन सिर्फ 100 ईयर्स की होती है तो 200 ईयर्स की मेमोरीज उनके दिमाग में स्टोर होगी तो पता नहीं उनका क्या होगा। पर किरीतो कहता है कि वो सब संभाल लेगा और अब वो एलिस को बचाने जाते हैं। अब आगे किरीतो वेक्टर से लड़ता है और उसे हरा देता है और एलिस और आसुना कंट्रोल सिस्टम में जाते एलिस की फ्लड लाइट को निकालने की कोशिश करते हैं। अब दूसरी तरफ रैत में हमें पता लगता है कि रैत ने अकीहिको कायाबा जिसने ये वर्चुअल वर्ल्ड की शुरुआत करी इन SAO1 उसकी AI भी बनाई थी जो कि रिंको को कहती है कि वो एलिस को रियल वर्ल्ड में आने दे ताकि दुनिया को पता लगे कि इसकी क्रिएशन क्या कर सकती है। एंड यस एलिस को भी कायाबा की AI ने बनाया है। अब हम देखते हैं कि एलिस और आसुना तो वहाँ से निकल जाते हैं पर किरीतो वहीं पर रह जाता है। एज अ रिजल्ट अब किरीतो को वहाँ 200 साल बिताने पड़ेंगे। पर लेटर हमें पता लगता है कि आसुना भी नहीं गई और अब वो दोनों वहाँ साथ साथ 200 साल बिताते हैं। अब असल दुनिया में लोगों को उनकी पहली AI ह्यूमन एलिस मिलती है और एक दिन बाद किरीतो और आसुना भी अपने 200 साल बिताकर अपनी डीप स्लीप से उठ जाते हैं और उन मेमोरीज को इरेज करा अपनी एक एवरेज ह्यूमन बीइंग की लाइफ जीना चाहते हैं। अब जापान की गवर्नमेंट पूरा प्रोजेक्ट एलिजेशन हथिया लेती है और एलिस के वर्चुअल वर्ल्ड को हमेशा हमेशा के लिए बंद करना चाहती है ताकि कोई इसका कभी गलत इस्तेमाल ना कर पाए। पर हीगा किरीतो की AI जो उसने उसके 200 साल की वर्चुअल वर्ल्ड की यादों से बनाई है और कायाबा की AI की मदद से एक IP एड्रेस बनाता है और उसे किरीतो को मेल कर देता है जिसे डालकर किरीतो वापस एलिस के वर्ल्ड में आ जा सकता है। मतलब अब उस वर्ल्ड की एक कॉपी बन गई है और अगर गवर्नमेंट उसकी ओरिजिनल कॉपी भी डिलीट कर दे तो भी उनके पास उस वर्ल्ड की एक कॉपी तो रहेगी, मतलब एलिस का वर्ल्ड बच जाएगा। एंड अब किरीतो एलिस एंड आसुना एलिस के वर्ल्ड में जाते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि वहाँ पे अब 500 साल और बीत चुके हैं और वहाँ का वर्ल्ड अब बहुत विकसित हो गया है और एनीमे इस मैसेज पे खत्म हो जाता है। हाँ तो गाइस यही थी स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन एलिजेशन की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी और इसके आगे की स्टोरी के लिए और कोई स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का नया एनीमे नहीं आया, तो जितनी भी स्टोरी है वो इतनी ही है अभी तक। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे पीछे की स्टोरी यानी SAO1 एंड SAO2 के ऊपर भी वीडियो बनाऊँ तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ गाइस अब मैं रेगुलर रहने की भी पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यू कैन अप्रिशिएट माई वर्क बाय गिविंग मी अ थम्स अप, सब्सक्राइबिंग टू द चैनल डज हेल्प मी। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।